हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये एक छोटी सी वीडियो या व्लॉग मैं डाल रहा हूँ ये बताने के लिए बेसिकली कि जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो चार धाम के दर्शन हैं बेसिकली किस तरीके से किए जाएं, कहाँ रहना सही है, क्या रूट है, कैसा रास्ता होगा, सब कुछ एंड ऑल। तो बेसिकली जिस तरीके से मेरी जर्नी रही थी उसी तरीके से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि 7 दिन का मेरा टूर रहा था। पहले तो एक रफ़ एस्टीमेट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 7 दिन का मेरा टूर था, 5 बंदे थे, अराउंड 65,000 के आसपास हमारा टोटल बजट रहा है, सब मिला के, पेट्रोल, फूड, रहना एंड ऑल दैट। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमने किया था साथ में जोशीमठ, ओली। तो बेसिकली अगर मैं सबसे पहले रूट की बात करूं तो फरीदाबाद से हम लोग चले थे 14 तारीख को और उसी दिन हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे शाम को। नेक्स्ट डे हमने केदारनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट किया था। तो रूट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, रोड कंडीशंस बेसिकली तो सोनप्रयाग तक रोड कंडीशंस बिल्कुल ओके है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जा रहा है कि बहुत टूटी हुई रोड है, बहुत पानी है, कीचड़ है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बारिशों में ज़रूर ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है कि पानी भर जाए या कीचड़ ज़्यादा हो जाए, रोड के लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाएँ। अभी तक मुझे ना कोई लैंडस्लाइड मिली थी यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल मई सेकेंड वीक में गया था। तो फरीदाबाद से जब हम चले सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए, रुद्रप्रयाग से रास्ता इसका कट जाता है केदारनाथ जी का और सीधा अराउंड 230 किलोमीटर्स होगा, रफली अराउंड 9 घंटे लगते हैं बद्रीनाथ जी के। तो पहले हमने केदारनाथ किया था, फिर हमने बद्रीनाथ किया था। दोनों ही रूट में रोड कंडीशंस बिल्कुल ओके थी। पहले केदारनाथ जी का बात करते हैं। केदारनाथ जी जाते हुए, सोनप्रयाग जाते हुए बेसिकली ऐसी कोई मेजर रोड कंडीशंस ख़राब नहीं रही हैं। आराम से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, कैसे भी जाओ, रोड कंडीशंस बिल्कुल ओके हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, प्लान बना था 5 बंदों के साथ जाने का। ऋषिकेश तक फ़्लाइट करके आगे बस लेने का भी ऑप्शन है और डायरेक्ट आप बस पे भी जा सकते हैं। ट्रेन का भी ऑप्शन है ऋषिकेश तक, आगे फिर वही बस, टैक्सीज़, सुमोज वगैरह, हायरिंग सिस्टम सब वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऋषिकेश से वैसे भी 4 धाम की बसेस चलती रहती हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रहने का। सोनप्रयाग में पहुँच के डे 1 पे मेरा रहना था होटल नारायण रिजॉर्ट सोनप्रयाग। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, मतलब नॉर्मल रेंज था, ऐसा कोई वो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज थी। डे 1 और डे 3 में मैंने सेम सोनप्रयाग में अपना होटल बुक कराया था, जो कि था होटल नारायण रिजॉर्ट। इसमें बेसिकली मुझे ये पड़ा था 6500 पर नाइट का विद फूड। महंगा भी हो सकता है, किसी को लग सकता है महंगा, पर ठीक है। उस टाइम एक्चुअली मैंने बहुत एंड मौके पे सारे रूम्स बुक कराए थे तो कुछ भी मिल नहीं रहे थे। तो ये विद फूड है, 5 बंदों का, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसमें, डे 1 पे भी, डे 3 में भी। तो इसमें बेसिकली 2 डबल बेड के रूम्स थे, उसमें गीज़र और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, रजाई वगैरह, वो सब था। टेबल चेयर्स वगैरह भी थी और बुफे सिस्टम था खाने का बेसिकली। यहाँ पे 6500 रुपीज़ में डिनर हमें मिला था और ब्रेकफास्ट था, बुफे सिस्टम था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे ख़त्म। डे 3 पे भी सेम था। नेक्स्ट डे हम लोग निकले हैं सुबह 3:15 बजे के आसपास, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। सबने एडवाइस दी थी कि सुबह सुबह ही निकलो। होटल वाले ने ही नीचे हमें छोड़ दिया था सोनप्रयाग तक। वहाँ से 5 किलोमीटर जो गौरीकुंड है वहाँ तक हमें जाना था सुमो करके, वो हमने सुमो करी। उसने 50 रुपये या 100 रुपये पर हेड लिया, तो वो हो गया। वहाँ से फिर हमने 16 किलोमीटर की केदारनाथ जी की चढ़ाई शुरू करी। केदारनाथ जी की चढ़ाई जो है थोड़ी सी मुझे पीक लगी, मतलब थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से है या जो भी है, थोड़ा सा हाई लगी। मतलब काफ़ी सारे मैंने ट्रैक्स करे हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा सा हाइट लगी। ठीक है, हमने पूरा कर लिया था, पर रामबाड़ा के बाद हमें घोड़ा करना पड़ गया था क्योंकि सब थक गए थे। घोड़े का बेसिकली नीचे से अगर हम घोड़ा लेते हैं तो 2500 के आसपास है पूरा ऊपर तक। अगर कोई अप डाउन करना चाहता है तो उस हिसाब से रेट डबल हो जाएगा। सिंगल साइड का 2500 है, जो कि वहाँ के रेट फिक्स हैं, मैंने वही देखा, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था। तो बस ये रूट वगैरह थोड़ा सा मैं कुछ स्नैपशॉट्स देखूँगा, आपको डाल दूँगा, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद चढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम ऊपर पहुँचे। ऊपर मैंने बेसिकली यात्रा धाम से टेंट बुक करवाया था सुनील गेस्ट हाउस का सामने। तो और भी गेस्ट हाउस वगैरह मिल रहे थे जहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, उस हिसाब से टेंट हाउस एक बुक कराया था अपना। टेंट हाउस नहीं, टेंट बेसिकली
काफ़ी अच्छा टेंट था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेंट था। तो ये पड़ा था अराउंड में 6000 का, 5 बंदों का। इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं था, मे भी थोड़ा सा महंगा है, बट ठीक है, उस टाइम कुछ मिल नहीं रहा था तो यही मेरे को कराना पड़ गया। तो टेंट में रुके, सुनील गेस्ट हाउस के बिल्कुल जस्ट सामने है। काफ़ी सारे गेस्ट हाउस वहाँ पे थे, पर इसी में अवेलेबिलिटी थी तो यही मुझे कराना पड़ गया। तो इसके बाद बेसिकली हमने दर्शन वगैरह करे। नेक्स्ट डे हमने उतराई करी सेम। घोड़े की जरूरत नहीं पड़ी, पैदल उतराई हमने कर ली थी। और रात को डे 3 पे हम लोग सोनप्रयाग नीचे पहुँच गए थे। पूरा उतरते हुए काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश, और यात्रा भी रद्द हो गई थी। तो मे भी बारिशों में थोड़ा सा ध्यान रखिए, अवॉइड हो सके तो एक आध महीना ऊपर नीचे ट्रिप कर लीजिए, क्योंकि बारिशों में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जाना। रूट भी स्लिपरी है, टफ भी है, और यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं है। तो ये बेसिकली मेरा केदारनाथ जी का ख़त्म हुआ विद दर्शन। तो नेक्स्ट मेरा इसके बाद आता है डे 4। डे 4 पे मैं सुबह सोनप्रयाग अपने होटल से निकला था बद्रीनाथ जी के लिए, जो कि 230-235 किलोमीटर पड़ा मुझे, 10 घंटे लग गए थे। इसके रूट की अगर मैं बात करूं तो वही अपना चौपटा वाला रूट हमने नहीं लिया था जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। इस टाइम वो रूट टूट गया था, बेसिकली लैंडस्लाइड हुई थी तो टूटा हुआ था। तो हम रुद्रप्रयाग से होते हुए, वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो सीधा 225-230 किलोमीटर वही हमने रूट लिया था रुद्रप्रयाग होते हुए। फिर आगे नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ होते अपना आगे निकले थे बद्रीनाथ की ओर। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक इशू हमें आया वो ये था कि ऊपर जब हम पहुँचने वाले होते हैं, रोड कंडीशंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 5 बंदों के साथ हम गाड़ी में थे तो हमें बंदों को उतारना पड़ा। उसके बाद आराम से हम लोग वैसे आराम से पहुँच गए थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। बट ठीक है, रोड कंडीशंस थोड़ा सा थी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है कुछ है, आप चला सकते हो गाड़ी, बसें सारी जा रही थी, बट थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है, बस ये है। और बाकी बहुत अच्छा रूट है, बहुत ही प्यारा रूट बना हुआ है बद्रीनाथ जी का। तो डे 4 पे हम अपने होटल भी पहुंच गए थे। ओम कुटीर मेरे होटल का नाम था, जो मैंने बद्रीनाथ जी में बुक कराया हुआ था उस दिन का। ये भी वही 6500 का मुझे पड़ा था, 5 बंदे 1 नाइट का, विद फूड, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी अच्छा रूम था, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी थी। तो ये था मेरा रूम का कुछ अकोमोडेशन छोटा सा। उसके बाद उस रात को तो हम सो गए थे। नेक्स्ट डे बेसिकली हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गए थे। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का टाइम जहाँ तक मेरे को सूट करा, काफ़ी होने से सजेस्ट किया कि सुबह 3-4 बजे लगो, लेकिन अब फैमिली में बंदे थे तो उठना मुश्किल हो गया था। तो हम लोग सुबह 8 बजे लगे थे, तो भी काफ़ी अच्छी खासी लाइन थी, काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई थी। तो 9-9:30 बजे के आसपास हम लोग लाइन में लगे थे। एग्जैक्ट 12 बजे तक हमारा नंबर आया था। 3 घंटे लगे थे लाइन को कवर करने में। तो 3 घंटे में हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन करे। काफ़ी अच्छे दर्शन रहे, भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट ठीक है, अच्छा लगा। मौसम बहुत ठंडा था। पूरा ट्रिप में एक ही चीज़ की मैं आपको बार बार बोलूँगा, केदारनाथ बद्रीनाथ कोई भी आ रहा है तो कपड़े ज़रूर लेके आए। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बस ये दिन मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया था। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम वापस खा पी के आराम से घूम के अपना रूम पे आ गए थे, मार्केट वार्केट देख के रूम पर आ गए थे। नेक्स्ट डे जब फिर हम लोगों ने करा था माना विलेज। माना विलेज में घूमे, इंडिया लास्ट विलेज जो है माना, वो हम घूमे। वहाँ का तो बेसिकली 3 किलोमीटर ही है सिर्फ, बद्रीनाथ जी से 3 से 4 किलोमीटर है। वो आप आराम से 15 मिनट 20 मिनट में पहुँच जाओगे। वहाँ पे भीम पुल देखा, वसुधारा फॉल्स का ट्रैक था, और ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर था। 4-5 पॉइंट है, 1-2 गुफा बनी हुई हैं, वो सब देख के फिर हम लोग शाम को वापस आ गए थे। शाम को जब हम वापस आए तो बेसिकली वहाँ पे हमारा दूसरा टेंट, एक रूम बुक था हिमालयन सारो रिजॉर्ट में। ओम कुटीर हमने 1 दिन के लिए कराया था मैंने, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। हिमालयन सारो रिजॉर्ट भी मैंने नेक्स्ट डे के लिए करा रखा था। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये भी 6500 का था, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट, 5 बंदे टोटल। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस्ट टेंट मुझे लगा तीनों की अकोमोडेशन के हिसाब से। केदारनाथ जी में रुका, टेंट में रुका, ओम कुटीर में रुका, लेकिन अब ये जो हिमालयन सारो रिजॉर्ट है ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत प्यारी थी। कुछ पिक स्नैपशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ये देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है इसकी। तो इसमें भी डिनर वगैरह सब कुछ था, ब्रेकफास्ट था, ये हमने रात को कर लिया। और सुबह हम लोग निकल गए थे। तो सुबह हम लोग निकल गए थे आगे, बद्रीनाथ जी से चले और सीधा जोशीमठ। 1.5 घंटा लगा, अराउंड 48 किलोमीटर्स था। रूट बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी।
वही रूट कंडीशंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई थी तो यहाँ पे उतराई में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बेसिकली हमें 6th डे पे ओली एंजॉय करना था, 7th डे पे हम लोग घर वापस जाएंगे अपने फरीदाबाद। तो जो ये ओली का था बेसिकली इसमें 2-3 पॉइंट हमने देखने थे। आर्टिफिशियल लेक हो गया, गॉर्सन वैली का ट्रैक है वहाँ पे, और रोप वे एंजॉय करना था। तो जोशीमठ में भी हमारा रूम बुक था। ये सब एंजॉय करने के बाद हम लोग जोशीमठ में होम पे पहुँचे थे अपने। यात्रा होम स्टे मैंने बुक कराया हुआ था। ये भी काफ़ी अच्छा होम स्टे था, काफ़ी अच्छा होम स्टे था। 4,000 रुपीज़ का पड़ा मुझे, 4,000 रुपीज़ फॉर 5 पीपल 1 नाइट। तो यहाँ पे रोड कंडीशंस का भी क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं था। अकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया, इसमें सब कुछ था। 2 डबल बेड थे और डाइनिंग टेबल थी, वॉशरूम बिल्कुल क्लियर थे, गीज़र था। खाना इंक्लूडेड नहीं था, खाना हमने बाहर से मंगवाया था। और इसके अलावा जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वेदर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। बद्रीनाथ सबसे ठंडा था, सबसे ठंडा। रात को आई थिंक सो मे बी 0 से नीचे भी टेम्परेचर चला गया होगा, पर बहुत ज़्यादा ठंडा था। जो होटल अपना हिमालयन सारो रिजॉर्ट है, जो मैंने बद्रीनाथ में डे 2 में बुक कराया हुआ था, उसमें मुझे हीटर भी प्रोवाइड किया गया था। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, घर वालों को भी ठंड लग रही थी, सबको ठंड लग रही थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। केदारनाथ जी से ज़्यादा ठंड थी बद्रीनाथ में। ठीक है, तो रोड कंडीशंस हो गई, अकोमोडेशन हो गया जोशीमठ का। फिर जोशीमठ से हम लोग रोप में करके ओली गए। ओली में हमने पहले रोप में एंजॉय किया, आर्टिफिशियल लेक देखा। गॉर्सन वैली का टाइम नहीं था तो वो नहीं करा, छोटे मोटे स्नैक्स पिक्स देखे, क्लिक्स वगैरह करे और अपना नेचर को एंजॉय करके हम लोग आए वापस यात्रा होम स्टे पे जोशीमठ में रात का स्टे किया। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग सुबह 5 बजे निकले, सीधा अपना जोशीमठ से होते हुए अपना देवप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और अपना नीचे हरिद्वार से दिल्ली। 540 किलोमीटर्स मुझे पड़ा पूरा ये डे 7 पे जो मैं घर पहुंचा हूँ। रात को 8 बजे मैं घर पहुंच गया था। इसके बाद अपना खाना वाना खाया और अपना एंड करते हैं ट्रिप को 7 दिन का। तो इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं, मेरा ये ट्रिप पड़ा अराउंड 1250 किलोमीटर के आसपास, 1250 किलोमीटर। और पेट्रोल मेरा गाड़ी में रखा था बेसिकली अराउंड 7,500 के आसपास। रहने का मैंने आपको सारा अकोमोडेशन बताया कि किस तरीके से क्या है। बेसिकली मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, कहाँ बुक करा सकते हैं, कैसे बुक करा सकते हैं, चारधाम की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराई जाए। चारधाम की अपनी वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा अगर कोई भी चारधाम यात्रा पे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूँगा, कहाँ से होटल बुक कराया जाए, कैसे है, अकोमोडेशन क्या होगा। और वेदर कंडीशंस का मैंने आपको बताया ही। जुलाई अगस्त में बेसिकली अवॉइड करने जाना, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। अगर जा भी नहीं तो वेदर कंडीशन वहाँ पे पूछ लें, कहीं पर भी फ़ोन करके एक बारी या कुछ देख के जाएं, क्योंकि बारिशों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रहती होगी तो आप मुझे कमेंट करके पिंग करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा या पिंग करके बता दूंगा। मैं अपनी ईमेल आईडी में मेंशन कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए चारधाम यात्रा के बारे में। अभी बेसिकली मैंने दो धाम करे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ओली छोटा सा एक बीच में एंजॉय कर लिया था। गंगोत्री या मनोत्री मैं देखता हूँ इस साल करूँगा या नेक्स्ट ईयर करूँगा या बाद में करूँगा, तो उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो इस तरीके से मैं आपको बना दूँगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो ये वाला ब्लॉग में डालने वाला हूँ, कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कितने किलोमीटर पड़ेगा, कितनी टिकट्स लगेंगी, क्या होगा, कितना सर्विस होगा, क्या रिमेंडर होगी। तो सब एक बार डाल के मैं आपको एक अपडेट छोटा सा ब्लॉग बना के दिखाऊँगा। ठीक है गाइस, तो एंजॉय करिए ब्लॉग को, बाकी ब्लॉग देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोस मैं आगे डालने वाला हूँ ट्रैवल की और बाकी चीज़ों की। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंजॉय।